students, welcome to Technoherald Online. Today in this session, we will discuss about network theorems. Under this topic, we will discuss about question based on Norton's theorem. So let's start our lecture. मैश एनालिसिस लगाने वाले हैं, यहाँ पे लगाते हैं मैश एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I3 फ्लो हो रहा है, ठीक है। और एक ही सिर्फ सिंगल ब्रांच है, तो उस पर हम केवीएल लगाने वाले हैं। लगाओ केवीएल। तो यहाँ से ध्यान से देखो, ये जो सिंगल ब्रांच है ये एक कॉमन ब्रांच है। कॉमन ब्रांच कहने का मतलब कि ये फर्स्ट मेश और थर्ड मेश के बीच का ब्रांच है, डेट मीन्स कॉमन ब्रांच है। और कॉमन ब्रांच में करंट क्या होगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, हम मैश 3 में केवीएल लगाने वाले हैं, तो हम यही मान के चलेंगे ना कि मैश 3 का करंट सबसे ज़्यादा है, डेट मीन्स I3 सबसे ज़्यादा है। जब I3 सबसे ज़्यादा है तो डायरेक्शन भी I3 का ही होगा, जिसका ज़्यादा वैल्यू होगा चलती उसकी तो ही होगी ना। डैट मीन्स कि I3 करंट ज़्यादा है तो I3 का डायरेक्शन भी फॉलो होगा इस 12 ओम के ब्रांच में। डैट मीन्स डायरेक्शन, अब ये जो नीचे आ रहा था ये अब आएगा ऊपर की तरफ। अच्छा, मैग्नीट्यूड तो कौन ज़्यादा है, I3 ज़्यादा है, तो पहले I3 लिखेंगे। और कौन कम है, I1, तो I3 माइनस I1। अब डायरेक्शन ऐसा है और केवीएल भी हम ऐसे ही लगा रहे हैं। डैट मीन्स रेसिस्टेंस में वोल्टेज का होगा ड्रॉप, जो कि है 12 इंटू I3 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। टोटल केवीएल एक ही ब्रांच था तो एक पे हमने वोल्टेज निकाला और टोटल वोल्टेज का समेशन 0 होता है, केवीएल लगा लिया। यहाँ से हो जाएगा माइनस 12I3 और प्लस 12I1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 12I1 इज इक्वल टू 12I3 ये भी होगा। और 12 जो है कैंसिल हो गया, डैट मीन्स I1 इज इक्वल टू I3। अब एक बात बताओ कि हमें निकालना क्या है। चूंकि शॉर्ट सर्किट करंट ISC निकालना है और वही करंट हमारा कहला रहा है I3 करंट, है ना। I3 निकाल लिया, डैट मीन्स कि वही शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लिया। तो हमारा टारगेट है I3 निकालना। और मैश नंबर 3 से हमने इक्वेशन निकाल लिया कि I1 इज इक्वल टू I3, ठीक है। चलो I3 निकाल लिया। अब ध्यान से देखो कि अगर I1 के जगह पे ये इक्वेशन देखो, ये दोनों इक्वेशन है ना, तो ये इक्वेशन में जो I1 है क्या वो I3 के बराबर है, बिल्कुल है। यानी कि इस इक्वेशन में जहां भी I1 है अगर उसके जगह पे I3 पुट कर दें तो हमारा I3 निकल जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, सो पुट I1 इज इक्वल टू I3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो I1 के जगह पे I3 पुट कर दो, तो 18 इंटू I1 क्या हो जाएगा, I3 के बराबर हो जाएगा, माइनस 3 इंटू I3 इज इक्वल टू 10। 18 I3 में से 3 I3 गया तो कितना बचा, 15 I3। तो 15 I3 इज इक्वल टू 10, इसलिए I3 इज इक्वल टू 10 अपॉन 15 और यहाँ से हो गया 2 अपॉन 5, सॉरी 2 अपॉन 3, है ना। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो यहाँ से 2 अपॉन 3 एम्पियर आ गया। अब इसका वैल्यू भी हम लिख ही लेते हैं ना, 2 अपॉन 3 का कितना वैल्यू आएगा। सो डेसिमल में वैल्यू आएगा और वो कितना आएगा देख लेते हैं। सो 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0.66, ठीक है। सो 0.66 एम्पियर। ओके, चलो हमारे पास I3 करंट आ गया। अब आगे क्या, हमने क्या निकाल लिया, I3 करंट निकाल लिया। और यही I3 हमारा क्या होगा, I3 इज इक्वल टू ISC या फिर IN मतलब नॉर्टन करंट होगा, जो कि 0.66 होगा, ठीक है, एम्पियर। तो हमारे पास एक वैल्यू आ चुका है। बट सिर्फ इस वैल्यू से हम लोड करंट थोड़ी निकाल सकते हैं, यानी कि 10 ओम के ब्रांच में कितना करंट जाएगा, डैट मीन्स I जिसको बोला गया है वही तो हमारा लोड करंट है। सो लोड करंट हम सिर्फ IN के थ्रू नहीं निकाल सकते, हमें क्या चाहिए, RN भी चाहिए। तो RN का तो वही नियम है जो RTH का है। क्या नियम है भाई, नियम ये कहता है कि जिस ब्रांच में करंट निकालना है उस ब्रांच के रेसिस्टर को कर दो रिमूव और 2 एंड बनेगा, 2 ओपन एंड बनेगा।
अब जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स है, जैसा कि ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, इसको कर दो ओपन और इसको कर दो शॉर्ट। उसके बाद इस दो एंड के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालो, ठीक है। वही रेसिस्टेंस कहलाएगा क्या, RN, और वही नियम RTH के लिए भी था। चलो सर्किट ड्रॉ करते हैं, सर्किट ड्रॉ करते हैं RN निकालने के लिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 4 RN कैलकुलेशन, ठीक है। सो RN कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है, हमें इस वाले एंड को ओपन करना है। चलो कर दिया ओपन, इसको ओपन किया, तो ओपन किया तो दो एंड बना, एक ये एंड एक ये एंड, ठीक है। उसके बाद अब एज इट इज ये रेसिस्टर पैरेलल में होगा तो कर दिया कनेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो ब्रांच है इसमें एक करंट सोर्स है जो कि ओपन होगा और ये रेसिस्टेंस एज इट इज हम ड्रॉ कर लेंगे। सो ये कैसा होगा सर्किट, ये करंट सोर्स है तो इसको कर देता हूँ ओपन, और ओपन करने के बाद इस रेसिस्टेंस को एज इट इज ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलो फिर उसके बाद यहाँ से रेसिस्टेंस है, एज इट इज ड्रॉ करेंगे, कर दिया ड्रॉ। नेक्स्ट, ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये क्या है, वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट करते हैं तो कर दो शॉर्ट, ये लिया शॉर्ट कर दिया, ठीक है। चलो अब सारे वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं। सो ये 12 ओम का रेसिस्टर है, 12 हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट ये 40 ओम का रेसिस्टर है, 40 ओम भी पुट कर दिया। ये आगे वाला जो रेसिस्टर ये 20 ओम का है, बस इतना ही तो करना है। बाकी ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया, ये करंट सोर्स ओपन हो गया, ठीक है। चलो तो अब हम इसका वैल्यू लिखने वाले हैं। सो क्या होगा बताओ, वैल्यू क्या होगा। तो चूंकि यही दो एंड जो है ना, यही दो एंड का नाम अगर मैं दे दूं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो हमें क्या निकालना है, RAB मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट्स, ठीक है। A और B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलो या RN बोलो, है ना, वही सेम चीज़ है। और इसी को हम RTH भी बोलेंगे क्योंकि सभी का सेम तरीका है। सो ध्यान से देखो, ये दो एंड को देखो ध्यान से, ये दो एंड हमने देखा, ठीक है। अब ये दो एंड इधर से पकड़ के देखो, अगर आप इधर से आप देखोगे, है ना, तो क्या देखोगे कि ये दोनों, अच्छा ये क्या है, ओपन है, ठीक है। तो ये कोई काम का नहीं, इसको मिटा सकते हो। तो ध्यान से देखोगे तो ऐसे आया, ऐसे गया, ठीक है, और रेसिस्टेंस जुड़ते हुए सीरीज में गया और ऐसे जुड़ गया। तो ये 20 ओम और 40 ओम ये दोनों रेसिस्टर सीरीज में है, और जो सीरीज का आउटपुट आएगा उसके बाद वो जो आउटपुट है वो पैरेलल हो जाएगा 12 ओम के साथ में, ठीक है। सो टोटल जो कॉम्बिनेशन होगा वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, 20 ओम सीरीज में है यानी कि जुड़ेगा 40 ओम के रेसिस्टर के साथ, ठीक है। और ये पैरेलल है किसके साथ, 12 ओम के रेसिस्टर के साथ, ठीक है। चलो सो 12 ओम के रेसिस्टर के साथ ये जुड़ेगा। 20 + 40 कितना हो गया, 60 ओम हो गया। कितना हो गया, 60 ओम। और ये पैरेलल है 12 ओम के साथ। दैट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 60 × 12 अपॉन 60 + 12। तो ये कितना हो जाएगा, तो 60 × 12 अपॉन 72, तो ये हो जाएगा 12 और ये 72, दैट मीन्स 12 × 6 = 72 और 6 × 10 = 60, है ना। तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स जो हमारा RTH आया है ना, RTH नहीं लिखते हैं, RN ही लिखते हैं, वैसे RTH RN दोनों सेम है। सो हमारा RN जो आया वो RN कितना आ गया 10 ओम आया। कितना ओम आया, 10 ओम। सो 10 ओम, ओके। अब हमारे पास IN भी है, RN भी है, तो उस हिसाब से हम बिल्कुल निकाल सकते हैं क्या, IL। चलो IL कैसे निकालेंगे भाई, तो IL निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, IL = IN × RN अपॉन
L प्लस आर एन, यही फॉर्मूला है। चलो फॉर्मूला पे वैल्यूज पुट करते हैं। सो आई एन का वैल्यू कितना है 0.66 और आर एन का वैल्यू कितना है, वो वैल्यू है 10 ओम। और आर एल का वैल्यू, आर एल मतलब जिस ब्रांच में करंट पूछा गया है, तो 10 ओम के ब्रांच में करंट पूछा गया तो आर एल भी 10 ओम। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। सो ये 0.66 इनटू आर एन का वैल्यू 10 है और ये 10, ये भी 10, सो 10 प्लस 10 6.6 अपॉन 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.3 और अपॉन 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10, सो 10 हो जाएगा, डेट मीन 0.33 एम्पियर। सो फाइनल वैल्यू, ये जो लोड करंट है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.33 एम्पियर। बहुत ही आसान है ना, 0.33 एम्पियर। सो इसलिए मैं इतने डिटेल में, इतने स्लो मोशन में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है ना। आपको एक बार पता चल रहा है कि क्या वैल्यू हमें निकालना है, किस तरीके से हम सोचते हैं कि जब 10 ओम में करंट निकालना था तो उसको शॉर्ट किया, तो आखिर किस एनालिसिस के थ्रू, जैसे नोडल एनालिसिस से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, बट यहाँ हमने मेश एनालिसिस को अप्लाई किया है। ठीक है, सो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए तो उस टाइम आप नोडल का ही यूज करो, बट अगर सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाए तो आप वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, मैश एनालिसिस, क्योंकि मैश एनालिसिस थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस में जाता है। तो सेमेस्टर वाले लोग जो है ना, जो फैकल्टी चेक करते हैं कॉपी को, वो देखते हैं कि कॉपी कितना भरा हुआ है, सही बताओ तो उनके हिसाब से आपको ये पूरा डिटेल में लिखना है, तो वो ज़्यादा इंप्रेस होंगे तो और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस बार क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, डिपेंडेंट सोर्स लेने वाले हैं। अब डिपेंडेंट सोर्स लेने वाले हैं तो डिपेंडेंट सोर्स में आपको पता है कि जब कभी किसी सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स होता है तो डिपेंडेंट सोर्स में जब हम शॉर्ट सर्किट करंट निकालते हैं या फिर नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, कुछ भी, ठीक है, दोनों क्वांटिटी में से कुछ भी निकालते हैं, तो हम डिपेंडेंट सोर्स को एज इट इज सेम छोड़ देते हैं। मान लो कि हमें निकालना है आरएन। क्या निकालना है, आरएन, यानी नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है कि जिस ब्रांच में करंट पूछा जाए उस ब्रांच के रेजिस्टेंस को रिमूव करते हैं, है ना। और जितने भी वोल्टेज सोर्स है, कौन से वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और जितने भी करंट सोर्स है, कौन से करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, उसको हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। यानी कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को शॉर्ट मतलब ओपन और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं। पर मान लो कि डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल है तो उसमें क्या करेंगे, ये हमने थेवेनिन में बताया है। क्या बताया है कि उसको एज इट इज सेम लिख देंगे, है ना, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और जब छेड़छाड़ी करना है तो हमें जब आरएन यानी आरटीएच या फिर आरएन उसको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है। देखो अगर सिंपली डिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स होने के बाद भी अगर आप सिंपली आरटीएच और आरएन यानी नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये अगर वैल्यू निकाल पा रहे हो तो ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। बट अगर आरटीएच या फिर आरएन निकालने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, यानी बीच में जो बाधा बन रहा है वो डिपेंडेंट सोर्स बन रहा है, तो फिर आपको एक टेस्ट सोर्स लेना है। मैंने बताया था थेवेनिन्स में, ठीक है। टेस्ट सोर्स में या तो वोल्टेज सोर्स ले सकते हो या फिर करंट सोर्स ले सकते हो। वैल्यू भी कुछ अपने आप से एज्यूम कर सकते हो, बट मैं नॉर्मली कहूँगा कि जब वोल्टेज सोर्स लो तो 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लो और करंट सोर्स लो तो 1 एम्पियर का करंट सोर्स लो एज अ टेस्ट सोर्स, और उस हिसाब से आप आरएन या फिर आरटीएच कैलकुलेट करो। आरटीएच निकालना आपने सीख लिया टेस्ट सोर्स लेते हुए, अब आरएन निकालना हम लोग सीखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू। चलो तो इंडिपेंडेंट सोर्स का सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स पे, बट अभी एक डिपेंडेंट सोर्स लेके हमें चेक करना है कि कैसे हम इसमें आरएन, देखो शॉर्ट सर्किट करंट में कोई टेंशन नहीं है, बट आरएन निकालना या फिर आरटीएच निकालना बहुत डिफिकल्ट है अगर बीच में बाधा डाल रहा है कौन, डिपेंडेंट सोर्स, तो कुछ स्टेप और बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि हम टेस्ट सोर्स लेते हैं उसमें। चलो चलो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, क्वेश्चन नंबर 5 है शायद, है ना। फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट एट टर्मिनल ए बी, एट टर्मिनल ए बी, ठीक है। ए बी टर्मिनल के बीच में आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। इस बार आपको लोड करंट नहीं निकालना, लोड करंट यानी IL नहीं निकालना, इस बार आपको RN और IN यानी कि ISC, ठीक है, ये निकाल लिए तो उसका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ए बी टर्मिनल के बीच का बना के आपको दिखा देना है, ठीक है। चलो सर्किट आपके पास दिया गया, सर्किट है क्या, एक 5 ओम का रेसिस्टर है, ठीक है, ये हो गया ए पॉइंट, और एक 4 ओम का रेसिस्टर है, ठीक है, बी। नेक्स्ट यहां पे ये एक करंट सोर्स है, ये एक करंट सोर्स है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2Ix है, ओके। मतलब ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है ना। करंट का डायरेक्शन मतलब करंट सोर्स है, बट Ix वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स डिपेंडेंट करंट सोर्स। सो जैसे डिपेंडेंट सोर्स करंट सोर्स हो या फिर वोल्टेज सोर्स, अगर डिपेंडेंट सोर्स आ रहा है तो आपको थोड़ा वहाँ पे होना है अलर्ट, क्योंकि आपको हो सकता है कि आप नॉर्मली भी सॉल्व कर लो या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस भी अप्लाई करना पड़ सकता है, ठीक है। चलो ये ए एंड हो गया, ये बी एंड हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड है 5 ओम का, और यहाँ जो रेसिस्टेंस है ये 4 ओम का है, और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट किया गया है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड है 10 वोल्ट का, ओके, 10 वोल्ट का। इसमें जो करंट है वो जा रहा है Ix। सो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे Ix नहीं पूछा गया, आपसे ये पूछा गया कि ए बी टर्मिनल, ये जो ए और बी टर्मिनल है इसके बीच का आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। सो ध्यान से देखो, हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है ए और बी के बीच में, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन सा क्वांटिटी चाहिए। देखो सबसे पहले हमें चाहिए IN या फिर ISC भी इसको बोल सकते हैं। तो पहला क्वांटिटी तो ये चाहिए, दूसरा क्वांटिटी क्या चाहिए, दूसरा क्वांटिटी RN चाहिए। डिपेंडेंट सोर्स जब आता है तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कौन करता है, RN में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट IN ISC में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपेंडेंट सोर्स हो या ना हो, प्रोसेस वही है, अगर मैश है तो मैश लगाओ, नोडल है तो नोडल लगा के कैसे भी करके करंट निकालो, ठीक है। जो भी डिपेंडेंट सोर्स प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो RN या फिर RTH कैलकुलेट करने में करता है। सो IN और ISC के टाइम में हमें डिपेंडेंट सोर्स है या नहीं है इतना सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होने वाला है। सर्किट को ध्यान से देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं थिंक करते हुए बोलूँगा वैसे ही आपको थिंक करना है, सोचना है, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है कि Ix का वैल्यू क्या होगा भाई, है ना। Ix अगर पता हो तो थोड़ा सिंप्लीफाई थोड़ा हम कर देते अगर, तो हमारा सर्किट थोड़ा और अच्छे से जल्दी सॉल्व हो जाता है ना। तो Ix का वैल्यू देख सकते हैं क्या सर्किट में है कि निकल सकता है कि नहीं। आप अगर चाहो तो Ix का वैल्यू निकाल सकते हो बिना कुछ किए, एक झलक में आप देख के बता सकते हो कि कितना करंट होगा Ix का, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो करंट है ये करंट आपका 2Ix है, यानी कि जब तक Ix पता नहीं होगा तब तक इस डिपेंडेंट करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड पता नहीं होगा। अब यहाँ से तो हमारा Ix निकालना पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इसके अक्रॉस का हमें वोल्टेज नहीं पता, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट नहीं पता, ठीक है ना। सो वोल्टेज नहीं है तो कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो
क्योंकि ये भी Ix है, यानी कि 4 ओम के ब्रांच में करंट कितना जा रहा है, Ix जा रहा है। क्या हम यहाँ से Ix निकाल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वोल्टेज सोर्स नहीं है। ध्यान से देखो, वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे। देखो ये 10 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब इस दो एंड के बीच का पॉइंट में जो वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट का। अब इसी वोल्टेज को क्या हम बोल सकते हैं कि इस एंड के बीच का वोल्टेज है? अरे बोल सकते हैं ना, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं लगा। उसी तरीके से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं लगा, दैट मीन्स कोई वोल्टेज ड्रॉप करवाने वाला एलिमेंट है नहीं, शॉर्टेड है। और जब शॉर्टेड है तो वोल्टेज जो होगा, जो इतना जहाँ जो वोल्टेज इतना यहाँ पे होगा, उतना ही वोल्टेज इस हर पॉइंट पे होगा। सो पोटेंशियल सेम है। दैट मीन्स ये वोल्टेज जो 10 वोल्ट का है, मान लो कि एज ए रेफरेंस वोल्टेज को मानते हैं 0 वोल्ट। सो 0 से 10 तक जा रहा है, तो टोटल कितना वोल्टेज है इस दो एंड के बीच में? 10 वोल्ट। 10 माइनस 0 दैट मीन्स 10 वोल्ट। अच्छा, यहाँ 0 माना, ये लोअर पोटेंशियल पे तो 0 मान लिया, और प्लस मतलब ऊपर है, दैट मीन हायर पोटेंशियल, तो यहाँ मान लिया 10 वोल्ट। सो इस पॉइंट पे पोटेंशियल 10 वोल्ट और इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 वोल्ट। 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। और यही वोल्टेज इस दो एंड के बीच का वोल्टेज है, क्योंकि शॉर्टेड है। और यही इस दो एंड का बीच का वोल्टेज हम बोल सकते हैं कि इस रेसिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज है। दैट मीन्स रेसिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज। अच्छा, ये प्लस टर्मिनल है यहाँ पे, तो ये भी प्लस टर्मिनल होगा, यहाँ तक प्लस ही जाएगा, सो प्लस। ये माइनस है तो माइनस टर्मिनल, माइनस माइनस, सो माइनस टर्मिनल। इस दो एंड के बीच का वोल्टेज 10 वोल्ट है। बात समझ में आई? तो अब बताओ कि जब रेसिस्टर का वैल्यू अगर हमें पता हो और रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज पता हो, तो हम उस रेसिस्टर में करंट कितना जा रहा है वो निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। दैट मीन्स अगर हमें करंट निकालना हो I 4 ओम में कितना करंट जा रहा है, तो ये हम कैसे निकालें? I 4 ओम, दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स Ix ही तो है। ये 4 ओम में कितना करंट है, दैट मीन्स वही तो Ix है ना? सो Ix हम निकालने जा रहे हैं। सो Ix इज इक्वल टू इस रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट का, अपॉन रेसिस्टेंस का वैल्यू। रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 4 ओम, तो यहाँ रख दिया 4। अब एक बात बताओ, कितना वैल्यू आएगा? 2.5 एम्पियर। दैट मीन्स ये हमारा Ix का वैल्यू हो गया। अब बताओ कि एक बार Ix निकल गया, एक बार Ix निकल गया, तो हम इजिली 2Ix नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। Ix का वैल्यू सिर्फ पुट करना है 2.5, तो 2 इंटू 2.5 दैट मीन्स 5 एम्पियर। सो ये जो करंट सोर्स है, ये नीचे की तरफ, डायरेक्शन देखो ऐसे, तो नीचे की तरफ ये 5 एम्पियर का करंट दे रहा है। बात समझ में आया? तो थोड़ा सिंपल हो गया। अब ये हमारे लिए थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन हो गया, है ना? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन से हम दूर हट गए, हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन वाले टर्म पे आ गए, है ना? चलो, अब यहाँ पे देखो, इसमें 5 एम्पियर है। अब एक बात बताओ कि हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सबसे पहले शॉर्ट सर्किट करंट। क्या निकालना है? फॉर कैलकुलेशन क्या कैलकुलेशन भाई? तो IN या फिर ISC। सो फॉर IN और या फिर ISC कैलकुलेशन, ठीक है? सो IN या फिर ISC का कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सो ये IN या फिर ISC कैलकुलेशन करने के लिए हमें ये जो टर्मिनल बोला गया A और B के बीच में, इसको कर देना पड़ेगा शॉर्ट। कर दो शॉर्ट बिना सोचे। चलो इसमें नहीं करते हैं, शॉर्ट करते हैं अलग सर्किट में। चलो सर्किट ड्रॉ करते हैं। सो ये हमारा रेसिस्टर हो गया, ये एक रेसिस्टर है, ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये पॉइंट आपका A है, और इधर से पॉइंट जो है ये आपका B पॉइंट है, ठीक है? इसको कर दिया शॉर्ट, ठीक है? इसको शॉर्ट कर दिया। तो शॉर्ट करने के बाद इसमें करंट कितना फ्लो करेगा भाई? तो करंट फ्लो करेगा ISC और IN। इस करंट का डायरेक्शन ऐसे है,
इसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई, तो 5 एम्पियर का है। इस रेसिस्टेंस का वैल्यू 5 ओम का है ना। और यहाँ एक वोल्टेज सोर्स भी तो कनेक्टेड था, है ना। तो वोल्टेज सोर्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। चलो, सो इस वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 वोल्ट का है। इस रेसिस्टर में जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है और रेसिस्टर का वैल्यू 4 ओम है। और Ix का वैल्यू आपने निकाल लिया जो कि कितना है, ये है आपका 2.5 एम्पियर, ठीक है। इतना आपको पता है। आपने सिर्फ क्या किया, इस ए और बी टर्मिनल के बीच को शॉर्ट कर दिया और करंट, जो भी शॉर्ट करने के बाद जो करंट आएगा वही आपका शॉर्ट सर्किट करंट कहलाएगा। एक बात बताओ, एक करंट इधर आ रहा है, निकालना हमें ये है, निकालना हमें ISC या फिर IN है, और एक करंट इस तरफ नोड पे आ रहा है। अगर इस वाले ब्रांच में करंट निकल जाए तो फिर KCL लगा सकते हैं। अरे KCL क्या कहता है, KCL कहता है कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग। अब इस वाले नोड पे टोटल 3 ही ब्रांच है, जिसमें 2 ब्रांच में से एक ब्रांच का करंट पता है, इस ब्रांच का करंट तो निकालना ही है। यानी कि इस वाले ब्रांच का करंट अगर हमें पता चल जाए तो 3 में से अगर 2 ब्रांच का करंट पता है तो तीसरा तो निकल ही जाएगा कैसे लगा के, है ना। चलो, यानी अब हम देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। हम कैसे स्टेप बढ़े, पहले हम Ix निकालें, ठीक है। और Ix निकालने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं कि Ix जब निकल गया तो यानी कि ये करंट पता हो गया कि कितना करंट आ रहा है इस नोड पे। और जब ये करंट पता हो गया तो अगर इस वाले ब्रांच में करंट कितना है वो पता चल रहा है तो हमारा काम बन जाए, क्योंकि इस नोड पे 3 ब्रांच है और 3 ब्रांच में अगर 2 ब्रांच का करंट पता है तो तीसरे ब्रांच में कितना करंट जाएगा वो हम KCL के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, जब बताना है तो बताते हैं। तो यहाँ पे इस नोड पे देखो, इस नोड को ध्यान से देखो, तो इस नोड पे इस ब्रांच का करंट हमें पता करना है। डायरेक्शन इसका पता है, इसका भी डायरेक्शन पता है, इसका डायरेक्शन भी नहीं पता और मैग्नीट्यूड भी नहीं पता। पर एक बात बताओ, अगर ये ओपन है, अगर ये ओपन है तो जब ये ओपन होगा तो करंट क्या इसमें फ्लो करेगा, बिल्कुल नहीं। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसमें जब करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे एक चीज, अच्छा नहीं, इसमें करंट तो फ्लो करेगा जब आप शॉर्ट कर दोगे। अभी ओपन है तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, बट शॉर्ट कर दोगे तो अब तो कुछ करंट आएगा इसमें, बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आपने क्या माना है, रेफरेंस वोल्टेज 0 वोल्ट और हाई वोल्टेज कितना है आपका 10 वोल्ट। तो यहाँ पे 10 वोल्ट, इस नोड पे कितना वोल्टेज है 10 वोल्ट। कैसे 10 वोल्ट आया, क्योंकि यहाँ आपने मान लिया रेफरेंस वोल्टेज, इस नोड पे मानो या फिर यहाँ मानो शॉर्टेड है तो कहीं भी वोल्टेज सेम ही होगा, तो 0 वोल्ट। अब ध्यान से देखो सिर्फ, अगर इस वाले नोड पे वोल्टेज पता चल जाए, है ना, इस नोड पे वोल्टेज पता है ऑलरेडी, इस नोड पे अगर वोल्टेज पता चल जाए तो 2 नोड के बीच में एक ब्रांच लगा है जो कि है 5 ओम का रेसिस्टर, तो 2 नोड के बीच का वोल्टेज का डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस अगर करोगे तो उस ब्रांच का करंट निकल जाएगा। अरे किसी रेसिस्टर के अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज पता है तो हम करंट निकाल सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ 4 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट था तो Ix निकाल लिया था, उसी तरीके से 5 ओम के अक्रॉस अगर वोल्टेज पता चल जाए तो करंट हम निकाल सकते हैं। अब वोल्टेज में 2 नोड आता है ना, इस रेसिस्टर का जो टर्मिनल है वो 2 नोड से कनेक्टेड है। एक नोड का वोल्टेज 10 वोल्ट है बट एक नोड का वोल्टेज हमें नहीं पता, है ना। तो समझ रहे हो कैसे हमें प्रोसेस करना है। हम निकालने जा रहे थे ISC निकालने के पहले हमने Ix निकाला, Ix के हिसाब से यहाँ पे 5 एम्पियर करंट हो गया। उसके बाद अब हमें ये करंट ISC निकालना है, उसके लिए इस ब्रांच में करंट कितना है वो निकालना है, और इस ब्रांच में करंट तभी निकलेगा जब इस नोड पे वोल्टेज निकलेगा, ठीक है। तो अब बताओ कि वोल्टेज यहाँ पे कितना होगा, ध्यान से देखो। चूंकि ये रिफरेंस वोल्टेज है, 0 वोल्ट का वोल्टेज रख रहा है यहाँ पे, तो चूंकि शॉर्टेड है यहाँ पे, जब शॉर्टेड है तो यहाँ भी 0 वोल्ट ही होगा। अब इस वायर A और B के बीच को भी हमने शॉर्ट कर दिया है और उस करंट को निकालने जा रहे हैं, यानी शॉर्ट सर्किट करंट निकालने जा रहे हैं। तो शॉर्ट किया है, दैट मीन्स कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ भी 0 वोल्ट है, यहाँ भी 0 वोल्ट है, इस नोड पे भी 0 वोल्ट है, और यहाँ भी शॉर्टेड है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि इस नोड पे वोल्टेज कितना है 0 वोल्ट। सो जहाँ तक शॉर्टेड मिलेगा वहाँ तक पोटेंशियल सेम होगा।
अच्छा ऐसा बोल सकते हो क्या कि यहाँ इस नोड पे 10 वोल्ट है तो यहाँ भी 10 वोल्ट होगा? नहीं, क्योंकि बीच में रेसिस्टर आ रहा है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा, डैट मीन्स यहाँ पे 10 वोल्ट नहीं होगा। चलो यहाँ 10 वोल्ट है और रिफरेंस वोल्टेज के अकॉर्डिंग यहाँ 0 वोल्टेज है, तो अब हम 5 ओम के ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इस दोनों नोड में सबसे ज़्यादा हाई पोटेंशियल कौन कैरी कर रहा है? वो इस नोड पे कर रहा है, ठीक है, यानी 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, ठीक है। यहाँ पे 0 वोल्ट है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करता है, दैट मीन्स डायरेक्शन भी हमने निकाल लिया है ना। डायरेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है केसीएल में, तो डायरेक्शन निकाल लिया। मैग्नीट्यूड की बात करें तो दो नोड के बीच का वोल्टेज का डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस इज इक्वल टू करंट, यानी 10 माइनस 0 अपॉन 5 इज इक्वल टू करंट। सो 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10, 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो यहाँ से इसमें करंट हमने निकाल लिया, कितना एम्पियर? 2 एम्पियर। अब एक बात बताओ, इस नोड पे एक करंट इनकमिंग 5 एम्पियर का है, एक करंट इधर 2 एम्पियर का है, तो आउटगोइंग कितना होगा? तो इस नोड पे आप बिना केसी लगाए भी समझ सकते हो कि इस नोड पे इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, और दोनों मिलके इधर से निकल के जा रहा है। सो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू ISC, ठीक है, या फिर IN। तो चलो लिखते हैं ISC, और उसी को हम नॉर्टन करंट यानी IN बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 एम्पियर, ठीक है। तो हमारे पास ISC कैलकुलेट हो गया है ना, ISC कैलकुलेट हो गया। पर क्या सिर्फ ISC कैलकुलेट करने से हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। दैट मीन्स हमें यहाँ पे कौन सा क्या निकालना पड़ेगा? RN निकालना पड़ेगा। RN मतलब नॉर्टन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो देखो, जब डिपेंडेंट सोर्स था और हमें करंट निकालना था, शॉर्ट सर्किट करंट निकालना था, तब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, है ना। बट जब आप नॉर्टन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यानी RN निकालोगे, तब डिपेंडेंट सोर्स बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसे? देखते हैं। सो सबसे पहले लिख लेते हैं फॉर कैलकुलेशन या फॉर RN कैलकुलेशन, ठीक है, फॉर RN कैलकुलेशन। RN कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं भाई? तो RN कैलकुलेशन के लिए हम करते हैं, मान लो ये RN है, ठीक है, ये आपका RN है, तो इसके बीच में हम क्या करेंगे? ये जो शॉर्ट किया है तो करंट निकालने के लिए किया था, अब इसको हटा दो यानी रिमूव कर दो, इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। चलो रिमूव कर दिया, ऑलरेडी पहले से रिमूव था क्वेश्चन में, तो रिमूव ही है। नेक्स्ट, जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट करो, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है तो ओपन करो। क्योंकि वोल्टेज सोर्स है इंडिपेंडेंट तो ये शॉर्ट हो जाएगा, बट करंट सोर्स इंडिपेंडेंट करंट सोर्स नहीं है, बट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। डिपेंडेंट करंट सोर्स में हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज हम सेम ड्रॉ करते हैं, या तो वो थेवेनिन रेसिस्टेंस निकालना हो या फिर नॉर्टन रेसिस्टेंस निकालना हो, ठीक है। चलो पहले सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किट कैसा होगा भाई? तो सर्किट कुछ होगा ऐसा कि ये हो जाएगा शॉर्ट, और ये हो जाएगा 40 ओम का रेसिस्टर, कितना नहीं 4 ओम का रेसिस्टर, ठीक है, और ये एलिमेंट हो जाएगा शॉर्ट। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे शॉर्ट भी कर देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट कर दिया, वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया। नेक्स्ट, यहाँ पे ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है, और डिपेंडेंट सोर्स को हम एज इट इज सेम लिखते हैं, तो लिख दो सेम। ये एक रेसिस्टेंस है, इसको कर दिया ड्रॉ, ठीक है, और ये आपका A टर्मिनल हो गया, ये B टर्मिनल हो गया, ठीक है। और A और B के बीच में आपको निकालना क्या है? नॉर्टन रेसिस्टेंस, दैट मीन्स RTH बोलो या RAB बोलो, RAB बोलो या फिर RN बोलो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले मैग्नीट्यूड पुट कर लेते हैं। सो ये शॉर्ट हो गया, ये 5 ओम का रेसिस्टर है, ये करंट सोर्स आपका कितना है? 2IX के बराबर है, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये रेसिस्टर का वैल्यू कितना है? ये रेसिस्टर का वैल्यू है
आपका दिया हुआ है, ठीक है, 4 ओम का। सो हमें निकालना है आर एन, और आर एन निकालने के लिए यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या पता चलेगा कि ये 4 ओम का रेसिस्टर, अगर ये करंट सोर्स नहीं होता, डिपेंडेंट करंट सोर्स नहीं होता, तब आप क्या करते, तब आप ये करते कि सीधा ये 4 ओम और 5 ओम सीरीज में था, जुड़ जाता, 9 ओम हो जाता है आंसर। बट चूंकि ये करंट सोर्स है और ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो इसको तो हमें लिखना ही है। तो जब तक इसका फंडा सॉल्व नहीं करते तो हमारा इसका वैल्यू नहीं आएगा। सो जब कभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में डिपेंडेंट सोर्स इंक्लूड हो जाए, तब हमें क्या लेना पड़ता है, टेस्ट सोर्स लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, टेस्ट सोर्स। सो टेस्ट सोर्स का कॉन्सेप्ट इसलिए आया, टेस्ट सोर्स का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया। जब टेस्ट सोर्स का कॉन्सेप्ट आया तो टेस्ट सोर्स में मैंने क्या बताया था कि आप या तो वोल्टेज सोर्स ले सकते हो या फिर करंट सोर्स ले सकते हो, ठीक है। जब वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स ले सकते हो, डैट मीन्स कि आर एन निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला पढ़े थे कि वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज कौन सा, ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट, यही तो आपका आर एन होता है, ठीक है, यही आपका आरटीएच भी होता है। सो ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट, ओपन सर्किट वोल्टेज यानी दो टर्मिनल के बीच का वोल्टेज जिसको बोला गया VOC, ये आपको नहीं पता, इसलिए ये आपको निकालना है। बट शॉर्ट सर्किट करंट तो आपने निकाल लिया है। शॉर्ट सर्किट करंट कितना है, 7 एम्पियर, तो 7 यहाँ पुट कर दो। यानी अगर एक बार आप ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल लिए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा ये सॉल्व, RN कैलकुलेट हो जाएगा। अब बताओ ओपन सर्किट वोल्टेज कैसे निकलेगा। सो ओपन सर्किट वोल्टेज मान लो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो कि अगर ये 0 पोटेंशियल पे है ना रेफरेंस वोल्टेज, तो ये कितना पोटेंशियल पे होगा, VOC। और अगर मान लो इस नोड को मान रहे हो V2, ठीक है, तो एक बात बताओ कि VOC इसके बीच बोलो या फिर इसके बीच बोलो, वही चीज़ है। डैट मीन्स VOC शॉर्टेड V2, यानी कि V2 इज इक्वल टू VOC। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि V2 जो है ना, जो आपने नोड पे वोल्टेज बना है V2, ये आपका इक्वल है किसके साथ, VOC के साथ। सो एक बार अगर V2 निकाल लिए, ठीक है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्या आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो क्या, यहाँ पे VOC, ठीक है। सो V2 आपका निकालना टारगेट हो गया। अब V2 कैसे निकलेगा भाई, तो V2 निकलेगा आपका नोडल एनालिसिस से, ठीक है। नोडल एनालिसिस अगर लगाओगे तो आपके पास जो करंट है, मान लो कि यहाँ पे वोल्टेज कितना है भाई, ये V2 हो गया। अच्छा, इसको आपने कर दिया था शॉर्ट, ठीक है। तो अब आपको इस नोड से इधर करंट कितना होगा, इधर कितना होगा और इधर कितना होगा, उस हिसाब से आपको नोडल एनालिसिस लगाना पड़ेगा, ठीक है। नोडल एनालिसिस हम लोग लगाते हैं। चलो नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो जो फाइनल आउटपुट होगा ना, वो आउटपुट मैं बता देता हूँ, ये होगा 35। कितना होगा, 35। 35 वोल्ट आएगा, 35 वोल्ट, ठीक है। चलो अच्छा, एक बात और, यहाँ पे हमें RN निकालना है ना, तो RN निकालने के लिए एक बात ध्यान देना, जब डिपेंडेंट सोर्स आ गया और हम यहाँ पे टेस्ट सोर्स नहीं ले रहे है ना, चाहते तो यहाँ पे शॉर्ट कर देते और इसको एज इट इज छोड़ देते, यहाँ पे टेस्ट सोर्स 1 वोल्ट ले लेते या फिर 1 एम्पीयर का करंट सोर्स ले लेते। पर हम करना क्या चाह रहे हैं कि हम सेम, मतलब उसमें टेस्ट सोर्स से भी आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि आप बिना टेस्ट सोर्स से भी बना सकते हो। आप क्या करो कि जो भी क्वेश्चन है एज इट इज सेम आप लिख दो, यही सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन निकाल लिया। और सेम क्वेश्चन इतना पता है हमें कि Ix का वैल्यू कितना है, 2.5। आपने कैलकुलेट करके देखा Ix का वैल्यू कितना है, 2.5। इस हिसाब से यहाँ पे 10 वोल्ट और यहाँ 0 वोल्ट आपका लिया गया, ठीक है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास एक तो प्रोसेस है कि आप यहाँ पे 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स ले लो, जैसे RTH में निकालते थे, या 1 एम्पीयर का करंट सोर्स ले लो, और उस हिसाब से उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा शॉर्ट, ठीक है।
और उसके हिसाब से आपको करंट, मान लो कि अगर एक 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लेते हो तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, और वोल्टेज आपने लिया 1 वोल्ट का, तो 1 अपॉन करंट इस ब्रांच में कितना जाएगा वो आपको निकालना था। लेकिन वो तभी निकालोगे जब मिनिमम एक डिपेंडेंट सोर्स हो, इंडिपेंडेंट सोर्स हो। जब आपने इसको शॉर्ट कर दिया तो अब आप इसमें जो करंट निकालोगे वो कैसे निकालोगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्स का अपना कोई करंट नहीं होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे करंट या 1 वोल्ट का अगर वोल्टेज सोर्स लेते हो तो 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स अपॉन करंट इज इक्वल टू, तो यहाँ से आपको करंट सिंप्लीफिकेशन करने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगा। बट अगर ऐसा करते हो कि ये जो ओपन एंड पहले से ही क्वेश्चन में दिया गया है उसको एज इट इज हम ओपन ही छोड़ देते हैं, और हमें इसी के बीच में रेसिस्टेंस चाहिए ना, हमें ए और बी के बीच में नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। दैट मीन्स कि हमें ए और बी के बीच में ही हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस चाहिए, और ए और बी के बीच में जो ब्रांच है जो शॉर्ट किया है वो करंट चाहिए। करंट हमने शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लिया जो कि 7 है। ओपन सर्किट वोल्टेज यानी इस दो एंड के बीच का वोल्टेज निकल जाए तो वोल्टेज अपॉन करंट इज इक्वल टू वही रेसिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास मेथड्स हैं, आप टेस्ट सोर्स से भी कर सकते हो, बट चूंकि एक नया स्टेप हम लोग सीखने जा रहे हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पे हम क्या अप्लाई करने वाले हैं कि भाई जैसा क्वेश्चन था वैसा क्वेश्चन ले लिया और इस दो एंड के बीच का वोल्टेज अगर निकाल लें तो हमारा काम बन जाए। अब इसी एंड के बीच का वोल्टेज VOC मान लिया और इसी को हम V2 कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यानी कि हम वोल्टेज जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आया है उसको शॉर्ट नहीं करेंगे, एज इट इज़ बिल्कुल सेम क्वेश्चन उतार देंगे। तो उससे होगा क्या, होगा ये कि अगर इस नोड पे जो वोल्टेज V2 माना है वही तो VOC की इक्वल है, तो अगर V2 निकाल दें तो VOC निकल जाएगा। और V2 कैसे निकलेगा, नोडल एनालिसिस के थ्रू। सो आप नोडल लगा के इसमें बना सकते हो। नोडल कैसे लगेगा, एक बात बताओ, नोडल ऐसे लगेगा ना, यहाँ पे V2 - 10, क्योंकि जिस नोड पे आप नोडल एनालिसिस लगाते हो उस नोड का वोल्टेज मैक्सिमम होता है, सो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, V2 - 10 अपॉन रेसिस्टेंस कितना है 5। अब इसमें भी करंट ऐसे होगा, है ना, नोड से करंट निकलेगा, क्योंकि नोड से करंट निकलेगा अकॉर्डिंग टू नोडल एनालिसिस, बट करंट तो आ रहा है नोड की तरफ, तो अपोजिट है। सो -2 इंटू IX का वैल्यू 2.5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से V2 आप जब निकालोगे ना तो ये आपका 35 वोल्ट आएगा। सो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। और यही V2 आपका VOC कहला जाएगा। दैट मीन्स VOC का वैल्यू पुट कर दो तो 35/7, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। तो हमारे पास RN भी आ गया और IN भी आ गया। अब इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो आराम से ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, तो यहाँ पे एक पैरेलल में रेसिस्टेंस होता है इक्विवेलेंट सर्किट में, किसमें, नॉर्टन में, और एक करंट सोर्स होता है ना, एक करंट सोर्स होता है। इस IN का वैल्यू कितना निकला है, इस IN का वैल्यू है 7 एम्पियर, और इस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RN का वैल्यू कितना आया भाई, तो ये आया आपका, ये आपका आया है 5 वोल्ट नहीं होगा, 5 ओम होगा ना रेसिस्टेंस, तो 5 ओम हो गया। और ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ठीक है। सोचने का तरीका आप जैसे निकालो, बस आपको इसमें RN निकालना है, ठीक है। आप टेस्ट सोर्स लेके निकालो या फिर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, बट मैं कहूँगा कि टेस्ट सोर्स तभी निकालना जब थोड़ा सिंपल तरीके से अगर आपसे सॉल्व हो जाए, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं नॉर्टन्स पे, उसके बाद हम अगला थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं नॉर्टन्स थ्योरम पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम अगले थ्योरम पे स्विच करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हेडिंग डाल लो, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, जो कि है फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, फाइंड द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट at the terminal AB, at the terminal AB, ठीक है। आपके पास सर्किट भी दिया हुआ है, सर्किट है, एक 50 ओम का रेसिस्टर है,
इस तरीके से, ठीक है। एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है, सो इसलिए जैसे ही डिपेंडेंट करंट सोर्स आएगा आपको हो जाना है क्या, अलर्ट, है ना। सो इंडिपेंडेंट का तो टेंशन था नहीं, बट डिपेंडेंट सोर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आरएन कैलकुलेट करने में। ओके, ठीक है, तो इसको कर देंगे इस एंड से कनेक्ट, ठीक है। और ये जो पॉइंट कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा बी, ये पॉइंट कहलाएगा ए, ठीक। ये जो रेसिस्टर है ये 50 ओम का वैल्यू का रेसिस्टर है। नेक्स्ट, यहाँ पे दो रेसिस्टर कनेक्ट किया गया है जो कि 50 ओम के दोनों टर्मिनल के पास में लगा हुआ है। जैसे एक टर्मिनल इस साइड है तो एक रेसिस्टर इस साइड में लगा है और एक रेसिस्टर इस साइड में लगा है। ओके, ठीक है, इस टर्मिनल में रेसिस्टर तो लगा हुआ है, बट इसमें कुछ वैल्यूज़ दिया हुआ है और उसके किसी रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज भी दिया हुआ है। मान लो जैसे कि एक रेसिस्टर है जिसका वैल्यू है 100 ओम, कितना है 100 ओम, और ये मान लो कि 200 ओम दिया हुआ है, ठीक है। और इसके क्रॉस वोल्टेज Vx दिया गया है, ठीक है। सो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। अब आपको पता है कि नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट देने के लिए हमारे पास दो क्वांटिटी चाहिए, पहला Rn, दूसरा In, ठीक है। तो दोनों क्वांटिटी हम निकालने की कोशिश करते हैं। चलो, सबसे पहले करंट हम निकालते हैं, यानी IN निकालते हैं, नॉर्टन करंट यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट निकालते हैं। शॉर्ट सर्किट करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक बात बताओ, किस टर्मिनल के अक्रॉस आपसे पूछा गया है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, ए बी टर्मिनल, तो ए बी टर्मिनल को ही करना पड़ेगा शॉर्ट। पर एक बात बताऊं, यहाँ पे शॉर्ट करने के पहले आपको कुछ सोचना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे जैसे आप टेस्ट सोर्स कहाँ पे अप्लाई करते थे, टेस्ट सोर्स थेवेनिन वाला जो आपने पढ़ा है, थेवेनिन में क्या देखा था कि VTH निकालने में हम टेस्ट सोर्स अप्लाई नहीं करते थे, हम RTH निकालने में टेस्ट सोर्स अप्लाई करते थे और तब हम RTH कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसमें करंट हम निकाल ही नहीं सकते, है ना। सो टेस्ट सोर्स तो हम ठीक है Rn में ही निकालेंगे, मतलब अप्लाई करेंगे टेस्ट सोर्स, करंट सोर्स या फिर वोल्टेज सोर्स, बट चूंकि हमें नॉर्टन करंट तो चाहिए, यानी शॉर्ट सर्किट करंट तो हमें चाहिए, तो वो उसका वैल्यू कितना होगा, In, और इसको हम क्या बोलते हैं ISC, कितना होगा। तो आप तो जितना पढ़े हो यही पढ़े हो कि सीधा शॉर्ट कर दो और शॉर्ट करके कैसे भी करके इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकालो। पर एक बात बताऊं, करंट तभी निकाला जा सकता है जब मिनिमम किसी एक सर्किट में, ध्यान से सुनो, किसी भी सर्किट में मिनिमम एक इंडिपेंडेंट सोर्स हो, भले ही वो करंट सोर्स हो, भले ही वो वोल्टेज सोर्स हो, या फिर वोल्टेज और करंट सोर्स का कॉम्बिनेशन हो, पर मिनिमम एक इंडिपेंडेंट करंट या वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स अवेलेबल है और ये सोर्स भी Vx पर डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स डिपेंडेंट सोर्स है। तो अगर ध्यान से सुनो, अगर कोई सर्किट में सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स आपको दिख रहा है, दैट मीन्स आपको पता है कि डिपेंडेंट सोर्स का अपना कोई करंट नहीं होता, कोई वोल्टेज नहीं होता, वो दूसरे के सोर्स पे डिपेंड करता है, यानी दूसरे इंडिपेंडेंट सोर्स जो आप लगाओगे उसके वैल्यू पे ये डिपेंड करता है। सो ना ही इसका अपना करंट है और ना ही अपना कोई वोल्टेज है, दैट मीन्स कि सर्किट में एक ही डिपेंडेंट सोर्स है, कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है। दैट मीन्स ये हुआ कि इस सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं करेगा, इस सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज नहीं होगा, किसी भी ब्रांच के अक्रॉस। देखो, किसी भी ब्रांच के क्रॉस करने का मतलब जब पूरे सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, इस ब्रांच में भी करंट जीरो, इस ब्रांच में भी करंट जीरो, इस ब्रांच में भी करंट जीरो, और ए बी टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज या फिर इसको शॉर्ट कर दो तो इसमें करंट ये भी जीरो, क्योंकि कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स इस सर्किट में अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ से एक चीज़ आप क्या सीखे, आप नोट में लिख लो, ठीक है, आप नोट में लिख लो। नोट क्या सीखे, नोट ये सीखे कि इफ एनी
independent source is not available in any socket, then there is no current or voltage प्रोड्यूस। भले ही वहां पे डिपेंडेंट सोर्स हो या फिर ना हो, आपको डिपेंडेंट सोर्स पे बिल्कुल नहीं जाना, आपको ये देखना है कि सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स है कि नहीं। जब सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स है ही नहीं, दैट मीन्स पूरे सर्किट में कहीं भी करंट फ्लो नहीं करेगा, पूरे सर्किट में किसी भी ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज नहीं होगा। दैट मीन्स ये कहो, अब चूंकि पूरे ब्रांच में हमें चाहिए नहीं, हमें सिर्फ ए बी टर्मिनल में कितना करंट जा रहा है, शॉर्ट सर्किट करंट, ये हमें पता करना था। और चूंकि यहाँ पे एक भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, दैट मीन्स करंट कितना होगा इस ब्रांच में, 0। सो यहाँ से आप ये सीखे कि जब कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, दैट मीन्स कि नॉर्टन करंट या फिर शॉर्ट सर्किट करंट 0 एम्पियर होगा, क्योंकि कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल इस सर्किट में नहीं है। सिर्फ एक ही सोर्स है जो कि डिपेंडेंट सोर्स है, ना कि इंडिपेंडेंट। उसी तरीके से वोल्टेज पूछा जाता, तो अगर VTH मतलब यानी कि आपको अगर थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए बोला जाता है इस सर्किट का हो, तो भी आप क्या बोलते हैं कि 0 वोल्टेज होगा, क्योंकि एक ही सोर्स है, वो डिपेंडेंट सोर्स है और उसका अपना कोई वोल्टेज और करंट होता नहीं, यानी पूरे सर्किट में कहीं भी वोल्टेज नहीं है, कहीं भी करंट नहीं है, ये समझ लो। ठीक है, सिंपल फॉर्म में। चलो, यानी कि नॉर्टन करंट या फिर थेवेनिन वोल्टेज दोनों कितना होगा, 0 एम्पियर और 0 वोल्ट होगा। यानी कि करंट हमें निकालना नहीं है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट के लिए। हमने देखा कि एक भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, दैट मीन्स हम सीधा बोल दिए क्या, करंट होगा 0। बट नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। चलो ये निकालते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। ये जो हमने नोट लिखवाया है इसको आप नोट कर लो, इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, चलो, तो मैंने कहा कि मुझे RN चाहिए, तो RN के लिए क्या करें भाई, तो RN के लिए आप ध्यान से देखो कि इस दोनों बीच के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो अब ये रेजिस्टेंस सीरीज में होता अगर ये ब्रांच कनेक्टेड नहीं होता, बट चूंकि ये दोनों ब्रांच के साथ ये करंट सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स अटैच है, दैट मीन्स हम नहीं निकाल सकते इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, तो हमें इसमें टेस्ट सोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा सिंपल फॉर्म में कि अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में डिपेंडेंट सोर्स यानी कि डिपेंडेंट करंट सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, कोई भी सोर्स, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में डिपेंडेंट सोर्स बाधा डाल रहा है, नहीं निकाल पा रहा है, तो हमें टेस्ट सोर्स अप्लाई करना है। अगर ये बाधा नहीं डाल रहा और बिना इसके हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल पा रहे हैं, तो फिर टेस्ट सोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें बाधा देखा गया कि बाधा यहाँ मिल रहा है, क्योंकि इसके अक्रॉस हमें निकालना है RN। ठीक है, AB के अक्रॉस। चलो, जब बाधा डाल रहा है तो हमें टेस्ट सोर्स अप्लाई करना है। जब टेस्ट सोर्स अप्लाई करना है तो सर्किट अब कैसा हो, अब अच्छा, जब टेस्ट सोर्स अप्लाई करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन ये है कि आप तो करंट सोर्स ले सकते हो, AB टर्मिनल के बीच में आप एक करंट सोर्स ले सकते हो, या फिर AB टर्मिनल के बीच में आप एक वोल्टेज सोर्स ले सकते हो। करंट सोर्स या फिर वोल्टेज सोर्स एज अ टेस्ट सोर्स जो आप लगाने वाले हो, वो वहीं पे लगाना है जहां पे जिसके क्रॉस आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट पूछा जाए। AB के बीच में पूछा गया तो AB के बीच में लगाएंगे। अगर मान लो यहाँ रेसिस्टर होता 10 ओम का रेसिस्टर और पूछा जाता कि 10 ओम के रेसिस्टर में करंट कितना जाएगा, तो यानी कि 10 ओम रेसिस्टर को रिमूव करके आपको वहां पर लगाना होता टेस्ट सोर्स। चूंकि AB के बीच में पूछा गया तो आपको यहाँ पे AB के बीच में करंट सोर्स या फिर वोल्टेज सोर्स लगाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं करंट सोर्स। ठीक है, आप वोल्टेज सोर्स भी लगा सकते हो। सो वी आर अप्लाइंग करंट सोर्स
current source as a test source, ठीक है। जब टेस्ट सोर्स के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम करंट सोर्स ले रहे हैं, और इसका वैल्यू कितना ले रहे हैं भाई, तो ये ले रहे हैं टेस्ट सोर्स का 1 एम्पियर। ओके, चलो अब सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो इसमें 1 एम्पियर का करंट सोर्स देते हैं, 1 एम्पियर, ठीक है। ये आपका इस तरीके से रेसिस्टर कनेक्टेड है, इस तरीके से आगे बढ़ गया। यहाँ भी आपका कनेक्टेड है, आगे बढ़ गया, ठीक है। चलो अब एक यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है, तो इसको एज इट इज हम सेम लिख देते हैं और इसको जोड़ देते हैं। करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो Vx/10। Vx देख के ये मत बोलना कि ये एक वोल्टेज सोर्स है, नहीं, सोर्स तभी पता चलेगा जब ये जो बॉक्स है जो बर्फी के डिज़ाइन में है, ये देखो कि डायरेक्शन दिया गया है कि पोलैरिटी दिया गया है। डायरेक्शन तो करंट सोर्स, पोलैरिटी तो वोल्टेज सोर्स, और डिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड कर रहा है तो डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। चलो इसका नाम क्या होगा, वोल्टेज कंट्रोल्ड, क्योंकि V मतलब वोल्टेज, तो वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। सर्किट ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, और तो ये हो गया आपका रेसिस्टर, ये हो गया रेसिस्टर, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये 100 ओम का रेसिस्टर है, ये 200 ओम का रेसिस्टर है, और इसके क्रॉस का जो वोल्टेज है वो Vx है। इसमें जो रेसिस्टर का वैल्यू है ये 50 ओम है, ठीक है। चलो हमें निकालना क्या, बताओ। टेस्ट सोर्स तो हमने ले लिया, अब हमें निकालना क्या है, निकालना Rn है, और Rn निकालने के लिए हमें टेस्ट सोर्स लेना पड़ा। टेस्ट सोर्स में हमने करंट सोर्स ले लिया जिसका वैल्यू हमने 1 एम्पियर किया। अब बताओ कि Rn का फॉर्मूला क्या होगा भाई, तो Rn का फॉर्मूला यही होगा ना, वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज अपॉन करंट, इसके अक्रॉस का वोल्टेज अपॉन इसके अक्रॉस का जो भी ब्रांच में करंट जाएगा उसी का रेशियो कहलाएगा रेसिस्टेंस, ठीक है। तो हमें करंट पता है, इस ब्रांच में जो करंट हमने जोड़ा है वो 1 एम्पियर का जोड़ा है, दैट मीन्स वोल्टेज अपॉन करंट। करंट कितना वैल्यू 1। सो एक बार वोल्टेज निकालने तो हमारा रेसिस्टेंस आ जाएगा। कैसे निकालेंगे वोल्टेज, बताओ। वोल्टेज निकालने के लिए ध्यान से देखो, तो वोल्टेज निकालने का मतलब इस दो एंड के बीच का वोल्टेज, ए और बी के बीच का वोल्टेज। अब ध्यान से देखो, इस दोनों एंड के बीच का वोल्टेज, क्या हम बोल सकते हैं कि इस दोनों एंड के बीच का वोल्टेज, अरे शॉर्टेड है ना, ये दोनों ब्रांच शॉर्टेड है, डैट मीन्स जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा वही इसके क्रॉस भी वोल्टेज होगा। अगर कोई एलिमेंट दोनों में से कहीं किसी एक जगह पे एलिमेंट लगा होता तब नहीं बोलते, पर चूंकि दोनों शॉर्टेड है तो हम बोल सकते हैं कि इसके क्रॉस का वोल्टेज, यानी कि या तो हम इसके क्रॉस का वोल्टेज निकालें या फिर इसके क्रॉस का वोल्टेज निकालें, बात है सेम, है ना, क्योंकि दोनों सेम है। अब एक बात बताओ, ये जो 100 ओम का रेसिस्टर है इसके अक्रॉस वोल्टेज Vx दे रखा है, तो ये हायर पोटेंशियल प्लस, ये लोअर पोटेंशियल माइनस। अब बताओ इसके अक्रॉस Vx है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसके अक्रॉस Vx बोलो या फिर इसके अक्रॉस Vx बोलो, बोल सकता हूँ ना, ये इसके अक्रॉस Vx बोलो या फिर इसके अक्रॉस Vx बोलो, सेम है। क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों ब्रांच शॉर्टेड है। इसको छोड़ के इसके क्रॉस तो वोल्टेज Vx है, और ये शॉर्टेड है, शॉर्टेड है, शॉर्टेड है, जहाँ तक शॉर्टेड मिले तो वोल्टेज कितना कहलाएगा ये Vx। माइनस मतलब लोअर पोटेंशियल, तो लोअर पोटेंशियल को मैंने मान लिया कि 0 वोल्टेज यहाँ पे होगा, और प्लस मतलब हायर पोटेंशियल, तो इसको मैंने मान लिया Vx, ठीक है। यानी कि अगर Vx निकालें तो वही वोल्टेज आपका 1 एम्पियर का होगा। सो आपको थिंक करना है कि कैसे आपको निकालना है, ठीक है। चलो Vx हमें निकालना है। अब Vx निकालने के लिए हमें एक इस डायरेक्शन में करंट निकालना है जो कि 1 एम्पियर दिया हुआ है, मतलब हमने खुद से लिया है। यहाँ भी करंट निकालना है और यहाँ भी करंट निकालना है, पर यहाँ करंट निकालने के लिए इस नोड पे पोटेंशियल चाहिए, यानी कि हमें नोडल यहाँ भी लगाना पड़ेगा। सो इसको मान लेते हैं, अगर ये Vx है तो इसका नोड वोल्टेज हम मान लेते हैं Vy। सो दो नोड है, दो इक्वेशन बनेंगे, दो वेरिएबल होंगे। अगर Vx Vy दोनों कैलकुलेट हो गया तो उसमें से हमें कौन सा चाहिए वैल्यू, Vx चाहिए, और Vx अगर मिल गया तो वही Vx हमारा ये V के बराबर होगा। तो V का वैल्यू पुट करेंगे, Rn आ जाएगा, है ना, सिंपल फॉर्म में। चलो
तो हम लगाने वाले क्या, नोडल एनालिसिस। सो अप्लाई, आप यहाँ पे चाहते तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स ले लेते, है ना, वो टेस्ट सोर्स में आप वोल्टेज सोर्स ले लेते और मेश एनालिसिस आप लगा के भी कर सकते थे। आपको जैसे ठीक पड़े वैसे आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलो, सो अप्लाई नोडल एनालिसिस, ठीक है। नोडल एनालिसिस आप अप्लाई कर रहे हो। अब नोडल एनालिसिस अप्लाई करोगे तो दो नोड है तो दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशन हम ड्रॉ करते हैं। तो चूंकि इस नोड पे अगर इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो इस नोड पे वोल्टेज हम मैक्सिमम मानेंगे, दैट मीन्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा, ठीक है। तो पहले इस पे आते हैं, तो इस पे हम इस डायरेक्शन में करंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू Vx, बट डायरेक्शन इसका अपोजिट है। जब डायरेक्शन इसका अपोजिट है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, करंट जो होगा वो कितना होगा, ये 1 एम्पियर इस नोड के तरफ जा रहा है तो हम ले लेंगे माइनस में। तो ये कितना वैल्यू होगा, यहाँ से करंट इस Vx के पास जा रहा है, सो -1 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट, अब Vx से करंट नीचे की तरफ जा रहा है और नीचे का नोड जो है ये पोटेंशियल कितना कैरी कर रहा है, 0 वोल्ट का। सो Vx -0 है ना, यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट। सो Vx -0 अपॉन रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 100। सो Vx -0 यानी कि Vx अपॉन कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पे 100 लिख लेते हैं, ओके। नेक्स्ट अब इस डायरेक्शन में देखते हैं, है ना, दो ब्रांच का हमने करंट निकाल के उसका समेशन कर दिया है। अब इस ब्रांच का करंट हम निकालेंगे और टोटल का समेशन 0 के बराबर कर देंगे। सो डायरेक्शन चूंकि Vx का ज़्यादा मान रहा है Vy से, तो Vx से फ्लो करेगा Vy की तरफ, दैट मीन्स Vx माइनस Vy अपॉन रेसिस्टेंस कितना है, 50। सो Vx माइनस Vy अपॉन 50 और टोटल का करंट का समेशन किसी नोड पे कितना होता है, 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 LCM माइनस 100 प्लस Vx प्लस 50 है ना, तो 2Vx माइनस 2Vy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा Vx और Vx कितना हो गया, 2Vx मिला के तो हो गया 3Vx और Vy कितना हो गया, माइनस 2Vy इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। सो एक इक्वेशन आपके पास बन गया। नेक्स्ट इक्वेशन इस वाले नोड से बनेगा। चलो नेक्स्ट इक्वेशन भी बना के देख लेते हैं, ओके। अब इस नोड पे जब हम नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो उस हिसाब से करंट क्या होगा, सभी जगह उस नोड से बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि हम जिस नोड पे नोडल एनालिसिस लगाते हैं वहाँ पे ये मान के चलते हैं कि सबसे ज़्यादा हाई पोटेंशियल वहाँ पे है, ठीक है। चलो, जब हाई पोटेंशियल है तो Vy नाम दे दिया और अब सभी डायरेक्शन में करंट हम निकालने जा रहे हैं। पहले हम निकालते हैं इस डायरेक्शन में। अब चूंकि Vy का पोटेंशियल ज़्यादा है तो डायरेक्शन ऐसा होगा और वही डायरेक्शन इस करंट सोर्स का है, तो जो अगर सेम डायरेक्शन है तो प्लस साइन देंगे। और इस कार्य, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, ये V मतलब वोल्टेज सोर्स मत समझना, ये डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन मतलब करंट सोर्स, डिपेंड भले ही कर रहा है वोल्टेज पे बट है तो करंट सोर्स, तो करंट ही तो हमें चाहिए। तो करंट का मैग्नीट्यूड कितना, Vx अपॉन 10, और किस में होगा, प्लस में होगा। सो Vx अपॉन 10 प्लस में क्यों होगा, प्लस में इसलिए होगा क्योंकि जो डायरेक्शन इस Vy का था वही डायरेक्शन इस डिपेंडेंट करंट सोर्स का है। अब यहाँ पे देखो इस वाले में, सो ये 0 वोल्ट है, ये Vy है, तो Vy से करंट जा रहा है और 0 वोल्ट की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स Vy माइनस 0 अपॉन 200। तो ये हो जाएगा Vy माइनस 0 अपॉन 200, ठीक है। नेक्स्ट Vy माइनस Vx है ना, हायर पोटेंशियल ये अब इस नोड पे लगा रहे हो तो Vy माइनस Vx अपॉन 50, तो Vy माइनस Vx अपॉन 50, टोटल का समेशन 0 के बराबर होता है, ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका अगर एलसीएम लेते हैं 10, 50 एंड 200, इसका एलसीएम अगर लें तो 10 से करें अगर तो 1, 5 एंड 20, 5 से करें अगर तो 1 और ये 4, ठीक है। सो 10 5 जा 50,
50 इंटू 4 दैट मीन्स 200, तो 200 हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 20vx, ये कितना हो जाएगा vy, और ये कितना हो जाएगा 4vy माइनस 4vx, और टोटल का समेशन 0 के बराबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब क्या करें, तो अब ये 200 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा बताओ, फटाफट बताओ। तो ये माइनस 4vx बचेगा, उसको उस साइड कर देते हैं। सो प्लस 4vx, vy कितना है, vy अच्छा vx और भी था ना, यहाँ भी एक vx है, तो 20 और माइनस 4 16, इसी साइड छोड़ देते हैं, 16vx। vy कितना है, vy आपका है 5vy, है ना, 5vy, और टोटल का ये मल्टीप्लिकेशन करके 0 हो गया। सो एक इक्वेशन ये बन गया। अब बताओ, दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, तो बिल्कुल सॉल्व होने वाला है। हमें चाहिए क्या, vy चाहिए या vx चाहिए, ध्यान से देखो, हमें ये पोटेंशियल चाहिए यानी vx चाहिए, और वही पोटेंशियल आपका यहाँ होगा। सो vx हमारा निकालना टारगेट है। vx कैसे निकलेगा, vy वाला टर्म हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो vy वाला टर्म तभी कैंसिल होगा जब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, और दोनों को कर दें ऐड, ठीक है। चलो तो इसको कर दो मल्टीप्लाई बाई 5, इक्वेशन नंबर 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलो तो अब क्या होगा भाई, तो अब यहाँ पे ये 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15vx, और ये हो जाएगा 16 इंटू 2 32vx, और दोनों को करेंगे ऐड। सो 1 इक्वेशन प्लस 2 इक्वेशन, ये हो जाएगा 32 और प्लस 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 प्लस 15 47vx, ठीक है। नेक्स्ट माइनस 2vy इंटू 5 माइनस 10vy, और 5 इंटू 2 10vy, ठीक है। सो माइनस 10vy प्लस 10vy दैट मीन्स 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 100 इंटू 5 दैट मीन्स 500, और 0 इंटू 2 दैट मीन्स 0, तो 500 प्लस 0 ये हो जाएगा 500, ठीक है। सो यहाँ से आप vx बहुत ही ईजी वे में कैलकुलेट कर लिए, जो कि है 500/47। चलो इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं कितना वैल्यू इसका आता है, ठीक है, देख लेते हैं। सो ये आएगा 500 डिवाइडेड बाई 47, 10.63 है ना, 10.63 वोल्ट। अब हमारे पास vx आ गया। अब क्या, तो एक बात बताओ, चूंकि इसमें शॉर्ट सर्किट करंट निकालना था तो वो तो 0 है ना, क्यों, क्योंकि कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, उसके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। Rn में हमें टेस्ट सोर्स लेना पड़ा, और टेस्ट सोर्स में हमने करंट सोर्स लिया जो कि 1 एम्पीयर का था, तो 1 एम्पीयर पुट कर दिया। आप यहाँ सिर्फ वोल्टेज निकालो, और यही वोल्टेज आपका Vx है, जो इसके क्रॉस वोल्टेज V बोल रहा हूँ मैं, वही तो Vx के बराबर है। डैट मीन्स ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा 10.63/1, दैट मीन्स 10.63 ओम। अब बताओ क्या निकालना था, फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट एट द टर्मिनल AB। सो आपको AB टर्मिनल के अक्रॉस टोटल आपको क्या बनाना है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। कैसे बनेगा सर्किट भाई, सर्किट हमारा कैसे बनेगा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सो सर्किट हमारा बनेगा कैसा, ध्यान से देखो, ये आपका टर्मिनल A है, ये टर्मिनल आपका B है, ठीक है। और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में IN यानी कि ISC भी उसको बोलते हैं, और RN दोनों आपस में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो एक तो आपका रेसिस्टर हो जाएगा, और एक आपका करंट सोर्स हो जाएगा। यही तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है। रेसिस्टेंस का वैल्यू Rn आपने निकाल रखा है, जो कि कितना आया 10.63 ओम, ठीक है। बट इस करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आया
0 एम्पियर। सो इसके लिए कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि कोई भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स या फिर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स नहीं था, और जब एक भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है सर्किट में, दैट मीन्स वहाँ पे 0 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा और 0 वोल्ट का वोल्टेज होगा, यानी VTH और IN ये दोनों होगा 0 0। ठीक है, चलो तो ये हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट का लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें हमने RN निकालने के लिए हमें टेस्ट सोर्स लेना पड़ा। बट अगर इंडिपेंडेंट सोर्स एक भी नहीं था तो करंट हमें बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, सीधा हमने देखा कि 0 एम्पियर का है। ठीक है, सो हर तरीके का, हर वैरायटी का क्वेश्चन मैंने कोशिश किया है कि लूँ, और मैंने कोशिश किया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जितने भी वैरायटी बनने वाले थे उतना हमने क्वेश्चन उस तरह का लिया। और बिल्कुल इतना अगर आप शुरू से करते हो, अच्छे से इसको फॉलो करते हो लेक्चर को, तो आप इजी वे में इसको समझ पाओगे, और कोई भी क्वेश्चन सेमेस्टर हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप आराम से बना पाओगे। ठीक है, चलो अब हमारा नॉर्टन्स थ्योरम खत्म हो गया। अभी तक हमने कौन कौन सा थ्योरम पढ़ लिया? सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ लिया, थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ लिया और नॉर्टन्स थ्योरम पढ़ लिया। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है जो कि है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या होता है कि आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ लोड रेसिस्टेंस, जिस लोड में करंट, जो मान लो कि इसमें ये रेसिस्टेंस में करंट पूछा जाता, तो ये रेसिस्टर आपका लोड रेसिस्टर होता, तो पूछा जाता कि बताओ लोड रेसिस्टर का कितना वैल्यू रखें कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कहने का मतलब एक ऐसा कंडीशन जिसमें हम उस सोर्स से, मान लो कि ये एक एक्टिव सोर्स है यानी इंडिपेंडेंट सोर्स है, तो इससे मैक्सिमम पावर ले पाए। तो मैक्सिमम पावर लेने के लिए हम लोड का कौन सा वैल्यू रखें, कितने रेसिस्टेंस का वैल्यू रखें जिससे हम सोर्स से मैक्सिमम पावर कंज्यूम कर पाए। तो ये जो भी मैक्सिमम पावर का जो कॉन्सेप्ट है, ये आप पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में, और उसी में हम सीखेंगे कि भाई कैसे हम लोड रेसिस्टेंस निकालते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, या फिर और भी कुछ क्वांटिटी निकालते हैं, वो सीखेंगे। ठीक है, चलो सो इसको नोट कर लो और हेडिंग डाल लो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम।